Hello, good morning everybody. Once again I am आशुतोष with the new topic. हम लोग मैग्नेटिज्म में प्रॉपर्टीज पढ़ रहे थे, मैग्नेट्स की डिफरेंट प्रॉपर्टीज को। तो उसमें 8 प्रॉपर्टीज हम लोग पढ़ चुके थे। आज हम लोग 9th देखते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस या मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स हम बोले, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में पढ़े होंगे। आप इलेक्ट्रोस्टैट्स में जाके इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस देख सकते हैं। तो बिल्कुल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के पैटर्न पे ही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी है, बस थोड़ा सा बेसिक डिफरेंस है। तो अगेन इट इज ए हाइपोथेटिकल कंसेप्ट ऑफ माइकल फैराडे। ये भी माइकल फैराडे का हाइपोथेटिकल कंसेप्ट है। ऐसा कोई लाइन रियल में एग्जिस्ट नहीं होता है, फिर भी हम इसे ड्रॉ करते हैं। ड्रॉ करने से आपको कुछ सुविधा मिलती है, ठीक है। इट इज यूज टू रिप्रेजेंट मैग्नेटिक फील्ड पिक्टोरिकली। फिर से कोई मैग्नेट का टुकड़ा है, तो मैग्नेट के टुकड़ा के चारों तरफ जो उसका मैग्नेटिक फील्ड बनता है, उस फील्ड को पिक्चर बना के रिप्रेजेंट करने का ये तरीका है। मान लीजिए ये जगह बन रहा है मैग्नेटिक फील्ड, और इस जगह में हम कोई पिक्चर बनाएंगे और पिक्चर बना के इस फील्ड लाइंस को रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो पहले इसको डिफाइन कर लें कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है क्या। तो आप जरा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को भी एक बार साथ साथ देखते रहें। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या था? तो इट वाज डिफाइंड एज ए कर्व। ये भी एक कर्व के रूप में डिफाइंड था कि कोई चार्ज बॉडी लेते हैं, मान लीजिए Q, तो इसके चारों तरफ एक स्पेस बना। ये स्पेस इसका इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ। इस इलेक्ट्रिक फील्ड में हम पिक्चर बना के रिप्रेजेंट करते थे। तो कैसे रिप्रेजेंट करते थे? तो वहाँ हम डिफाइन करते थे कि एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज बॉडी रखिए और वो जिधर भागने की कोशिश करे, ठीक है। तो ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, तो रिपल्सन होगा और रिपल्सन से इधर भागने की कोशिश करेगा। तो इसको अलग अलग जगह पे रखिए और वो जिधर भागता है उसके भागने की दिशा में आप पेंसिल लेके रेडी रहिए, और वो जिधर रास्ता ट्रेस आउट करता है आप उसको ड्रॉ करते चलिए। तो ड्रॉ करते चलेंगे तो आपको इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स मिल जाएगा। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड में टेस्ट चार्ज बॉडी जिधर चलने की कोशिश करता है, जिधर वो मूव करता है, वही लाइंस आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होता था। तो सिमिलर कंसेप्ट यहाँ भी हम लेंगे। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है ये भी एक तरह का कर्व है, ठीक है। इट इज ऑल्सो डिफाइंड एज ए कर्व। ये कर्व स्ट्रेट भी हो सकता है, कर्व भी हो सकता है, सीधा लाइन भी ड्रॉ कर सकते हैं, टेढ़ा मेढ़ा लाइन भी ड्रॉ कर सकते हैं। एलोंग विच, जिसके एलोंग, अब यहाँ पॉजिटिव टेस्ट चार्ज बॉडी चलने की कोशिश किया था, तो पॉजिटिव टेस्ट चार्ज बॉडी का इक्विवेलेंट टर्म यहाँ मेरे पास क्या है? तो यहाँ मेरे पास है नॉर्थ पोल, ठीक है। आइसोलेटेड नॉर्थ पोल अब हम इमेजिन करेंगे। तो पहले एक मैग्नेट का टुकड़ा ले लिए, इसके चारों तरफ हम एक स्पेस बना लिए। ये स्पेस इसका मैग्नेटिक फील्ड है। अब इस मैग्नेटिक फील्ड में हम किसी भी पॉइंट पे एक आइसोलेटेड नॉर्थ पोल डालें, आइसोलेटेड नॉर्थ पोल, ठीक है। इमेजिन करें, क्योंकि नॉर्थ पोल और साउथ पोल कभी सेपरेट होता नहीं है, तो हम यहाँ इमेजिन कर रहे हैं कि अगर सिर्फ एक नॉर्थ पोल होगा तो वो किधर भागने की कोशिश करेगा। तो अगर हम किसी पॉइंट पे नॉर्थ पोल रखते हैं तो देखिए ये नॉर्थ पोल इस नॉर्थ पोल को ऊपर की ओर रिपेल करेगा, और ये साउथ पोल इस नॉर्थ पोल को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। तब इस पे 2 फोर्स लगा, एक ऊपर की ओर, एक इस साइड एस की ओर। तो ये नॉर्थ पोल इन दोनों के रिजल्टेंट से बीच से गुजरेगा, ओके। तो अब इस दिशा में ये भागेगा। तो आप इसको अलग अलग जगह पे रखेंगे और वो जिधर जिधर भागने की कोशिश करेगा आप उसे ट्रेस आउट करते चलिए, ठीक है। तो अब यहाँ हम डिफाइन करेंगे कि एक आइसोलेटेड नॉर्थ पोल वुड टेंड टू मूव, जिधर चलने की कोशिश करे अगर हम इसे मैग्नेटिक फील्ड में किसी पॉइंट पे प्लेस करें तो, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को आप डिफाइन कर सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक कर्व है जो स्ट्रेट या कर्व हो सकता है। और ये कैसा कर्व है? तो आइसोलेटेड नॉर्थ पोल
अगर आप मैग्नेटिक फील्ड में किसी पॉइंट पे रखते हैं तो वो जिधर भागने की कोशिश करता है उसके रास्ते को हम ट्रेस आउट करते हैं, और जो हमें लाइन मिलता है, जो उसका रास्ता मिलता है, वही रास्ता ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगा। ओके, तो अब हम देखेंगे क्या कि आप रखिएगा तो ये नॉर्थ पोल से निकल रहा है और साउथ पोल में जाके टर्मिनेट कर रहा है। नॉर्थ पोल से निकला और साउथ पोल में जाके टर्मिनेट किया। आप अलग अलग जगह पे रख के देखिए तो ये नॉर्थ पोल से निकलेगा और साउथ पोल में जाके टर्मिनेट करेगा। ओके, तो नॉर्थ पोल से निकलते हुए हम दिखला सकते हैं कि नॉर्थ पोल से लाइन्स ऑफ फोर्स निकल रहा है, और साउथ पोल पे टर्मिनेट होते हुए दिखा सकते हैं कि साउथ पोल पे ये टर्मिनेट हो रहा है। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या है वो समझ गए। तो इट स्टार्ट्स फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड टर्मिनेट्स ऑन साउथ पोल। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है। इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स में आप सीखे थे कि इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स पॉजिटिव चार्ज से निकलता है। पॉजिटिव चार्ज है तो वहां से लाइन्स ऑफ फोर्स निकलता है, और निगेटिव चार्ज अगर कहीं पे आप रखते हैं तो निगेटिव चार्ज पे जाके ये टर्मिनेट करता है, खत्म हो जाता है। ओके, निगेटिव चार्ज पे ये खत्म होता है। तो वहाँ आप कहे थे कि एक पॉजिटिव चार्ज जो है ये लाइन्स ऑफ फोर्स का सोर्स है, यहाँ से निकल रहा है तो ये सोर्स बन रहा है, और यहाँ जाके खत्म हो जा रहा है तो निगेटिव चार्ज इसका सिंक बन रहा है। तो देयर इज ए सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स एंड देयर इज ऑल्सो ए सिंक ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स। लेकिन मैग्नेटिज्म में डिफरेंस है। यहाँ लाइन्स ऑफ फोर्स पॉजिटिव चार्ज नॉर्थ पोल से निकला, साउथ पोल पे गया, और ये भीतर ही भीतर फिर आके उसी पॉइंट से मिल जाता है, और मिल के एक कंटिन्यूअस कर्व बनाता है। ठीक है, कंटिन्यूअस कर्व बनाया। तो अगर आप कंटिन्यूअस कर्व बनाते हैं तो आप कहीं नहीं सकते कि आप कहाँ से शुरू हुए। अगर मान लीजिए हम इस तरह का सर्किल बनाते हैं, एक कंटिन्यूअस कर्व बनाते हैं, तो यू कैन नॉट से व्हाट इज द सोर्स एंड व्हाट इज द सिंक। कहाँ से शुरू हुआ, कहाँ खत्म हुआ, ये आप नहीं बता सकते हैं। यू विल से ओनली दैट इट इज ए क्लोज्ड लूप। ये एक सर्कुलर लूप बन रहा है, यहाँ कोई ना सोर्स है ना सिंक है। ओके, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में ऐसा ही है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का ना कोई सोर्स है ना सिंक है, इट इज ए क्लोज्ड कर्व। तब इसे याद कैसे रखेंगे? तो याद रखने के लिए हम दो काम करेंगे। हम मैग्नेट के टुकड़ा के बाहर देखें, मैग्नेट के टुकड़ा के बाहर देखेंगे तो देखेंगे ये नॉर्थ पोल से निकला और साउथ पोल पे जाके टर्मिनेट किया। ओके, और मैग्नेट के टुकड़ा के भीतर देखेंगे तो साउथ पोल से निकलेगा और नॉर्थ पोल पे जाके टर्मिनेट करेगा, तब जाके कंटिन्यूअस कर्व आपको मिलेगा। तो यही बेसिक डिफरेंस है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में। बाकी सब चीज सेम है। ओके, तो यहाँ ना कोई सोर्स है ना सिंक है। इसे हम दो सिचुएशन में याद रखेंगे, आउटसाइड द पीस ऑफ मैग्नेट एंड इनसाइड द पीस ऑफ मैग्नेट। तो आउटसाइड देखेंगे तो ये नॉर्थ पोल से निकलेगा और साउथ पोल पे जाएगा, और इनसाइड देखेंगे तो साउथ पोल से निकलेगा और नॉर्थ पोल पे जाएगा, और इस तरह से मिलके एक कंटिन्यूअस कर्व बनाएगा। ठीक है, तो अब इसी पॉइंट्स को हम लोग आगे लिखते हैं कि इट स्टार्ट फ्रॉम नॉर्थ पोल and terminates on south pole outside the piece of magnet। देखिए, मैग्नेट के बाहर अगर देखेंगे तो नॉर्थ पोल से शुरू होगा और साउथ पोल पे खत्म होगा। एंड starts from south pole and terminates on north pole inside the piece of magnet। और मैग्नेट के पीस के भीतर देखेंगे तो साउथ पोल से निकलेगा, नॉर्थ पोल पे खत्म होगा। टू मेक इट ए कंटिन्यूअस कर्व, और इस तरह से उसको एक लगातार कर्व बना देगा। नॉर्थ से निकला साउथ पे गया, और भीतर ही भीतर साउथ से आके नॉर्थ पे निकल के ये मिल गया, और मिल के एक कंटिन्यूअस कर्व बना दिया। इससे ये पता चलता है कि देयर इज नो सोर्स एंड नो सिंक ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का कोई सोर्स और सिंक नहीं है, ये कंटिन्यूअस कर्व है। कोई भी पीस ऑफ मैग्नेट लेंगे तो उसके चारों तरफ इस तरह का एक कंटिन्यूअस कर्व बनता चला जाएगा। ओके, चलिए आपने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रॉ कर लिया। अब इससे फायदा आपको क्या होने जा रहा है? तो फायदा जैसे इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स में था, वही फायदा यहाँ भी आपको मिलने जा रहा है।
इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में आप पढ़े थे कि लाइन के किसी भी पॉइंट पे हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की दिशा मिलती है। तो वही काम यहाँ होगा कि यहाँ भी किसी पॉइंट पे अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो हमें मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की दिशा मिलेगी। तो ड्रॉ करने से जो पहला एडवांटेज आपको मिलने जा रहा है कि द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, किसी भी पॉइंट पे अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो गिव द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट दैट पॉइंट। तो ये उस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी के डायरेक्शन को बताएगा। ओके, और ये पहला फायदा है। और दूसरा फायदा होगा कि अब हम वहां आप सीखे थे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में कि हम लाइंस ऑफ फोर्स, जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स गुजर रहा है उसकी संख्या को काउंट करें किसी भी दिए हुए एरिया से। मान लीजिए हम एक यूनिट एरिया बनाते हैं और इससे कितना लाइंस ऑफ फोर्स क्रॉस कर रहा है इसकी संख्या को गिनते हैं। ओके, तो जितनी संख्या गुजरती है उससे हमें फील्ड इंटेंसिटी के मैग्नीट्यूड का पता चलता है। तो सेम काम यहाँ करेंगे, द नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की संख्या जो यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया से क्रॉस करता हो, और ये एरिया आप मैग्नेटिक फील्ड में किसी पॉइंट पे रखिए तो उस एरिया से जितना लाइंस ऑफ फोर्स क्रॉस करता है वो क्या देगा, तो वो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी के मैग्नीट्यूड के बारे में बताएगा। उसके वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अगर लाइंस ऑफ फोर्स की संख्या ज़्यादा है तो फील्ड इंटेंसिटी ज़्यादा हो जाएगा, अगर लाइंस ऑफ फोर्स कम है तो फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू भी कम हो जाएगा। तो सेम एडवांटेज है, जो काम आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रॉ करके करते थे वही काम हम लोग मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी ड्रॉ करके करेंगे। ओके, अब देखिए, अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फिर कभी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेगा, नेवर क्रॉस ईच अदर। फिर क्यों नहीं करेगा, तो आप वहां सीखे थे कि अगर हम फील्ड लाइंस को किसी पॉइंट पे क्रॉस करवाते हैं तो यहाँ पे आपको दो टेंजेंट मिलता है। दो टेंजेंट मिला तो इससे दो फील्ड इंटेंसिटी की दिशा मिल गई। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में तो दो फील्ड इंटेंसिटी की दिशा मिल गई, तो ये प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का वायलेशन हो गया। आप सीखे थे कि प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के हिसाब से किसी भी पॉइंट पे अगर बहुत सारा फोर्स लग रहा है तो हम सारे फोर्स का एक वेक्टर सम निकाल के उसका नेट रिजल्टेंट निकाल लेते हैं। तो किसी भी पॉइंट पे फील्ड इंटेंसिटी की एक ही खास दिशा होगी। ठीक है, तो हम क्रॉस करवाएंगे तो दो दिशा नहीं मिल सकती, इसलिए ये क्रॉस नहीं करेगा। तो सेम काम यहाँ भी हम करेंगे। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अगर किसी पॉइंट पे क्रॉस कर रहा है तो यू विल गेट टू डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। एक आपको B1 मिल गया, एक दूसरा B2 मिल गया। ये प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का वायलेशन हो गया। किसी भी पॉइंट पे हमको इन दोनों से एक नेट रिजल्टेंट की दिशा मिलनी चाहिए। ओके, तो इससे ये निष्कर्ष निकला कि दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फिर आपस में एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेगा किसी पॉइंट पे, सब सेपरेट बनेगा। अब हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करके देखते हैं एक दो केसेज में। देखिए, ये हम आइसोलेटेड नॉर्थ पोल के लिए बात कर रहे हैं, ये इमेजिनरी है क्योंकि हम जान रहे हैं कि नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल दोनों साथ साथ एग्जिस्ट करता है, हम इसको सेपरेट नहीं कर सकते हैं। आप इसको कितना मैग्नेट का कोई टुकड़ा लीजिए, इसको कितना भी ब्रेक कीजिएगा तो जो भी छोटा छोटा हिस्सा मिलेगा हर छोटे छोटे हिस्सा में नॉर्थ और साउथ रहेगा ही। तो नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल कैनॉट बी आइसोलेटेड। लेकिन अगर हम इमेजिन करें कि इफ यू हैव ओनली आइसोलेटेड नॉर्थ पोल तो क्या होगा, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन इससे निकलेगा बाहर की ओर निकलेगा। क्यों निकलेगा, क्योंकि आप कहीं भी नॉर्थ पोल रखेंगे आइसोलेटेड नॉर्थ पोल तो ये रिपल्सन से भागेगा, तो जिधर जिधर भागेगा हम उसके रास्ते को ट्रेस आउट करेंगे तो ये इस दिशा में आपको बनता चलेगा। तो नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आगे की ओर निकलता है, स्टार्ट करता है। अगर हम साउथ पोल लेंगे तो स्थिति बदल जाएगी, उल्टा हो जाएगी। अब जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो साउथ पोल पे जाके टर्मिनेट होगा। ये भी हाइपोथेटिकल कंसेप्ट है, आइसोलेटेड साउथ पोल लेंगे तब, ठीक है, लेकिन ऐसा संभव नहीं है आइसोलेटेड साउथ पोल लेना।
ये सिर्फ इमेजिनेशन है कि अगर ऐसा होगा तो इस तरह से हमें फील्ड लाइंस मिलता चलेगा। ओके, तो ये हो गया, दो आइसोलेटेड साउथ पोल और नॉर्थ पोल रहेगा तब। अब हम लोग देखते हैं कि मेरा जो मैग्नेट का जो टुकड़ा है, मैग्नेटिक डाइपोल, दिस इज योर बेसिक यूनिट। क्योंकि नॉर्थ पोल और साउथ पोल दोनों हमेशा साथ साथ रहता है, हम इसको आइसोलेट नहीं कर सकते हैं। तो मैग्नेटिज्म में जो सबसे छोटा सा सिस्टम बनेगा वो मैग्नेटिक डाइपोल का बनेगा। ठीक है, मैग्नेटिक डाइपोल, डाई का मीन्स टू, तो दो पोल होना ही चाहिए। तो अब यहाँ क्या है, तो अब नॉर्थ पोल से लाइन्स ऑफ फोर्स निकलेगा और साउथ पोल पे जाके टर्मिनेट करेगा। हम अभी सिर्फ बाहर दिखा रहे हैं, एक्चुअली ये भीतर ही भीतर आके यहाँ मिलके कंटिन्यूअस कर्व भी बनाएगा। तो हम सिर्फ बाहर के फिगर को दिखा रहे हैं, नॉर्थ पोल से निकला, साउथ पोल पे टर्मिनेट किया। इसी तरह से आप इसका लाइन्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, आप हैं सो नॉर्थ पोल से निकलते हुए दिखला दीजिए और साउथ पोल पे टर्मिनेट होते हुए दिखा दीजिए। ओके, तो ये मैग्नेटिक डाइपोल का आपका मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रॉ हो गया। ओके, अब हम लोग एक और टर्म को डिफाइन करते हैं, दैट इज कॉल्ड मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है? तो मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में अभी आप सीखे कि मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स की संख्या को हम गिनते हैं यूनिट एरिया डाल के। तो कोई भी एरिया आप डालिए और उस एरिया से जितना मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रॉस करता है उसकी संख्या को काउंट कीजिए। उसकी जो संख्या होगी वही मैग्नेटिक फ्लक्स को रिप्रेजेंट करेगा। ओके, तो अब मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में थोड़ा डिटेल सीखें। तो इट इज डिफाइंड फॉर बोथ क्लोज्ड एंड ओपन सरफेस। ये दोनों ही सरफेस के लिए, क्लोज सरफेस या ओपन सरफेस के लिए डिफाइंड है। क्लोज सरफेस और ओपन सरफेस क्या होगा? तो मान लीजिए किसी रीजन में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मौजूद है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे मौजूद है इस रीजन में, तो यहाँ हम क्लोज सरफेस रखें। तो कोई आप स्फीयर रख दिए, कोई क्यूब रख दिए, तो ये सरफेस क्लोज है चारों तरफ से। और मान लीजिए आप यहाँ पे एक प्लेन शीट रख दिए, ठीक है, तो वो ओपन सरफेस हो गया। तो प्लेन शीट ओपन सरफेस हो गया और स्फीयर डाल दे, क्यूब डाल दे, तो वो मेरा क्लोज सरफेस हो गया। तो मैग्नेटिक फ्लक्स इज डिफाइंड फॉर बोथ द सरफेसेस। इट मीन्स क्लोज रहे या ओपन रहे, हम दोनों ही केस में मैग्नेटिक फ्लक्स निकाल सकते हैं। अब निकालेंगे कैसे? तो इसको पहले डिफाइन कर ले। डिफिनीशन है कि द नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, फील्ड लाइंस की संख्या कितनी है क्रॉसिंग थ्रू एनी गिवन सरफेस, क्लोज्ड और ओपन। जो आपने डाला है क्लोज्ड या ओपन सरफेस, उससे कितना लाइंस ऑफ फोर्स क्रॉस कर रहा है, इसी का नाम हम लोग मैग्नेटिक फ्लक्स देंगे उस सरफेस के लिए जिस सरफेस से आप काउंट कर रहे हैं। ठीक है, ओके, इसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे फाई लेटर से या फाई एम लेटर से। फाई एम मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में बता रहा है, और अगर हम यहाँ फाई ई लिखे तो हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स का पता चलेगा, और वहाँ हम इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स की संख्या डिफाइन करेंगे। ओके, तो इट विल बी जनरली रिप्रेजेंटेड बाय लेटर फाई और फाई एम। तो ये हो गया। अब इसे काउंट कैसे करेंगे? अब आप कहते हैं कि ऐसा तो कोई लाइन एग्जिस्ट करता ही नहीं है, तो हम काउंट कैसे करेंगे? तो काउंट करने के लिए मैथमेटिकली इसे कैसे डिफाइन करेंगे? तो मैथमेटिकली डिफाइन करने के लिए हम एक और कंसेप्ट को यूज कर रहे हैं। अब मान लेते हैं कि इस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है, उसकी इंटेंसिटी दी जा रही है ये बी लेटर से। मान लीजिए ये रीजन है, इस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी बी लेटर ये एग्जिस्ट कर रहा है, और इस रीजन में हम एक कोई भी आर्बिट्ररी शेप का एक सरफेस डालते हैं। ठीक है, एक सरफेस डाल दिए। अब इस सरफेस से कितना लाइंस ऑफ फोर्स क्रॉस कर रहा है इसको काउंट करना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, इस सरफेस को हम छोटे छोटे हिस्से में बांटेंगे। छोटे छोटे हिस्से में बांट लीजिए। डीएस एरिया का हम छोटा छोटा जहां मन है वहां पे छोटा सा एक एरिया ले लिए। अब इस एरिया पे सोचिए, इस एरिया पे अगर सोचेंगे तो ये एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी है,
आप पढ़े होंगे वेक्टर में कि किसी भी एरिया को हम वेक्टर एरिया बना सकते हैं। एरिया ऐसे तो स्केलर है, लेकिन एरिया को हम वेक्टर बना सकते हैं अगर उस पर हम बाहर की ओर एक नॉर्मल ड्रॉ करके उसकी दिशा दिखा दें। तो ये दो वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट की जो प्रॉपर्टीज है उसी प्रॉपर्टी से ये डिराइव होता है। इसके लिए आप मेरा वेक्टर्स और स्केलर्स वाले वीडियो को देख सकते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स में। तो एरिया को हम वेक्टर बना सकते हैं। तो जो भी एरिया हम लिए हैं उसमें एक कुछ न कुछ डायरेक्शन होगा, तो हम कहीं भी जो ds चुन रहे हैं उस पे बाहर की ओर नॉर्मल ड्रॉ करके उस एरिया को वेक्टर बना लिए। ये ds की दिशा हो गई। ओके, अब यहाँ पे जो b क्रॉस कर रहा है, जो लाइन्स ऑफ फोर्स क्रॉस कर रहा है, तो एक b की भी दिशा होगी। ओके, तो इस एरिया पे एक b की भी दिशा मिलेगी और इसका एक अपना ds की भी दिशा होगी। तो दो वेक्टर आपको मिल गया। तो इन दोनों वेक्टर के बीच कुछ न कुछ एंगल भी बनेगा। तो सपोज द एंगल इज थीटा। अब क्या करेंगे, अब इस b वेक्टर और ds वेक्टर इन दोनों का हम डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे, b डॉट ds। ओके, तो b डॉट ds जो निकालेंगे दैट विल बी योर फ्लक्स फॉर दिस स्मॉल एरिया। इसको d से रिप्रेजेंट करेंगे। ये इस छोटे से एरिया का मैग्नेटिक फ्लक्स हो गया। तो मैथमेटिकली इट इज डिफाइंड एज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ b डॉट ds मीन्स b वेक्टर और ds वेक्टर, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी और एरिया वेक्टर, इन दोनों के डॉट प्रोडक्ट से हमें फ्लक्स को डिफाइन कर लेना है। ओके, अब ये इस छोटे से एरिया का फ्लक्स हो गया। अगर हमको टोटल एरिया से निकालना है तो टोटल फ्लक्स निकालने के लिए हमें इंटीग्रेट करना होगा फॉर द टोटल सरफेस। तो हम d को इंटीग्रेट किए, ठीक है, इंटीग्रेट कर लिए और इंटीग्रेशन साइन पे आप एक सर्किल बना रहे हैं। ये सर्किल बता रहा है क्लोज सरफेस, कि आपका जो सरफेस है वो क्लोज्ड है। क्लोज सरफेस के लिए हम सर्किल बना लेते हैं इंटीग्रेशन साइन पे, और अगर सरफेस आपका ओपन रहेगा तो हम यहाँ सर्किल नहीं बनाएंगे। तो हमें टोटल क्लोज सरफेस का एरिया जो फ्लक्स है उसको इंटीग्रेट कर लेना है। तो इंटीग्रेट करेंगे तो अब आ जाएगा d क्या है, तो b डॉट ds। तो b डॉट ds को हम इंटीग्रेट अगर कर ले तो टोटल सरफेस का फ्लक्स निकल जाएगा। तो यही जो फ्लक्स है, दिस इज योर मैथमेटिकल क्वांटिटी एंड दिस इज योर रियल क्वांटिटी। ओके, ये रियल है, लेकिन लाइन्स ऑफ फोर्स तो एग्जिस्ट करता नहीं है, वो हाइपोथेटिकल कंसेप्ट है। लेकिन b डॉट ds दैट रियली एग्जिस्ट, और b डॉट ds को जो इंटीग्रेट करते हैं तो इसी का नाम फ्लक्स देते हैं। यही फ्लक्स कितना लाइन्स ऑफ फोर्स गुजर रहा है उसका ये न्यूमेरिकल वैल्यू देगा। ओके, तो आप मैग्नेटिक फ्लक्स समझ गए। अब इसका हम ऐसा यूनिट यूज करते हैं वेबर। वेबर इसका ऐसा यूनिट हो गया और CGS यूनिट हो गया मैक्सवेल, और इन दोनों में रिलेशन है कि 1 वेबर इज इक्वल टू 10 टू द पावर 8 मैक्सवेल। ओके, तो आप आज मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और मैग्नेटिक फ्लक्स इन दोनों के कंसेप्ट को समझ चुके हैं। अब अगले क्लास में हम लोग देखेंगे कि अभी तक आपकी कहानी जो चल रही थी, ये 600 BC में जो पत्थर मिला था इराक में, उसकी कहानी चल रही थी। उस पत्थर के नमूने को ले जाया गया अलग अलग देशों में साइंटिस्ट के द्वारा, और उसकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज को हम लोग सीख रहे थे। अब इन सारे ही कंसेप्ट को हम लोग इलेक्ट्रिकल पॉइंट ऑफ व्यू से सीखेंगे अगली क्लास में। ओके, दैट्स ओवर।